सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के एजेंडा मंच पर। शुक्रिया। और हम में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मारुति की गाड़ियों के साथ ही बड़े हुए हैं। वो यादें जुड़ी हुई हैं इस कार के साथ, जब आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर जाते थे और अगली नई फैंसी कार आने पर भी दिल से जुड़ाव हो जाता था इस कार के साथ, और इसे एक्सचेंज में या फिर बेचने का मन ही नहीं करता। सोचते थे रख लें कहीं गैराज में, याद करेंगे उन पुरानी बीते लम्हों के साथ इस कार को। तो ये वो कार है दरअसल जिससे भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये एक ऐसी कार है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। और आज के हमारे सेशन का जो नाम है वो है विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत 2047, जो कि प्रधानमंत्री का एजेंडा है। इसमें ऑटो सेक्टर का किस तरीके से योगदान रहेगा और इन पर्टिकुलर मारुति का भी। जी देखिए, ऑटो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये एक बहुत अहम इसका किरदार है हमारे माशी हालात पे, हमारे जो इकोनॉमिक जो जीडीपी और जो ग्रोथ है उस पर। आपको कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहूँगा उसके बारे में। एक तो ये जीडीपी का जो हिस्सा ऑटो इंडस्ट्री का है वो लगभग 7.1% का है, 7.1%। और ये 1992-93 में करीब 2.7 था, 2.7%। और ये जो टारगेट किया जा रहा है कि अगले 4 साल में इसको 12.5% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाना है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आज की तारीख में ये करीब 8 लाख करोड़ का इसका टोटल वो है जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, और ये 15 लाख करोड़ का टारगेट है अगले 3 सालों में। देश के जो जीएसटी का कलेक्शन होता है उसका 15.5%, 15.5% is actually contributed by auto industry. So it's a really big industry, more than $100 billion, and it's expected to be $150-200 billion in the very near future. बहुत बड़ा contribution है। 4 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है इस क्षेत्र में, और आगे आने वाले वक्त में जैसे मैंने बताया 12%। तो ये जो सर 7 से 12% तक का ये सफ़र होगा, ये कैसे पूरा होगा? जी देखिए, एक तो है कि हमारी जो शरह नमू है, जो ग्रोथ रेट है वो 6.57% के करीब दरमियान में ऐसा इम्कान है। दिस इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी, एंड इट्स गॉट अ वेरी हाई कोरिलेशन with the GDP growth is very highly correlated with auto industry growth. तो करीब जो यहाँ पे जो गणित के वो होंगे, माहिरीन होंगे, उनको ये जान के उनको शायद पता होगा कि जो आर स्क्वायर फैक्टर होता है वो 0.98 का है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो एक तो हमारी आबादी, हमारी जीडीपी ओवरऑल, जो एक्सपोर्ट्स है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स प्लस इंडिया का डेमोग्राफी जो 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से, और जो हम टेक्नोलॉजी और हमारी जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी वजह से मेरे ख्याल में ऑटो इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल में 6 मिलियन यानी 60 लाख गाड़ियों का पेशगोई की गई है 2030 तक। That's like a huge jump from 4 million that this year we are expected to have. बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत लंबे वक्त से सर मारुति के साथ से जुड़े हुए हैं, और इनका काफ़ी हद तक भावनात्मक जुड़ाव भी है इस कंपनी के साथ। लेकिन मैं खुद पर्सनली इनको जानती हूँ, बहुत ही डाउन टू अर्थ जिसे कहेंगे शशांक जी हैं। और जो ये सफ़र रहा है ऑल्टो और 800 से लेकर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक का, मारुति ने कितने उतार चढ़ाव इस सफ़र में देखे हैं सर? क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो जनता के बीच कभी नहीं आती हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि इस मंच पर वो बातें सामने आए, वो इंस्टेंसेस सामने आए जो कोई नहीं जानता है। कैसे कब कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जिनसे निकल पाना, उभर पाना और फिर वापस सफलता के परचम को छूना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जी कई ऐसे वाक़ये मेरे को याद हैं,
और जब सबसे पहले लिबरलाइजेशन हुआ तो ये कहा गया कि मारुति सुजुकी जो आलमी जो बाकी जो जो तंजीमें थीं, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगी। और उस समय कई बाहर की कंपनीज आईं और ये सोचा गया कि शायद मारुति सुजुकी कम्पीट नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने कम्पीट किया और काफ़ी अच्छे से हम आगे आए। मुझे याद है जब हमने एस्टीम गाड़ी उतारी थी तो लोगों ने कहा था कि एस्टीम बाकी कई गाड़ी कंपनीज़ की गाड़ी थी। अब वो अनफॉर्चुनेटली वो कंपनीज़ अभी नहीं हैं इंडिया में, तो हमारा सर्वाइवल तो हो गया। ऐसे कई वो हुए जिससे कि हमारे लेबर इश्यूज़ हुए 2001-2002 में, लेकिन हम उससे उभरे। फिर 2003 में हमने जो IPO किया। जो पिछला जो IPO हुआ है ऑटो इंडस्ट्री में वो मारुति का ही हुआ है 2003 में। हमने काफ़ी पब्लिक के लिए वेल्थ भी क्रिएट की, सरकार के लिए भी वेल्थ क्रिएट की। काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी हाल फिलहाल में लोग कहते थे कि मारुति सुजुकी सिर्फ छोटी गाड़ियों में जीत सकती है, बड़ी गाड़ियों में शायद हम उस कदर प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने जिक्र किया 10 लाख से 20 लाख की जो कैटेगरी है उसमें भी अब मारुति सुजुकी नंबर 1 हो गई है। और 10 लाख के नीचे जो गाड़ियां हैं उसमें तो हमारा करीब 60% बाज़ार की हिस्सेदारी है। पहले तो हमेशा छोटी गाड़ियों में आपका फोर्टे होता था, आप चाहते थे कि आप मिडिल क्लास तक पहुंचें। जी जी। लेकिन अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अब आप SUVs में, इस सेगमेंट में भी अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। जी। ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि बोलते हैं ना कि ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, शायद यही मारुति का भी मोटो हमेशा से रहा। जी बिल्कुल। और ये तो खैर वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा गुज़िश्ता 3-4 सालों में, द लास्ट फ्यू इयर्स, हमने देखा कि एक रुझान जो है बड़ी गाड़ियों की तरफ और ख़ासकर SUV की जो कैटेगरी है उसमें काफ़ी हमने देखा है कि इजाफ़ा हुआ है। जबकि अगर रुझानों के हिसाब से देखें तो छोटी गाड़ियों में थोड़ी सी उसमें तनाजुली हुई है, एक ज़वाल आया है। लेकिन हम अगर मारुति सुजुकी की बात करें, हमारा जो हदफ है वो 50% मार्केट शेयर का है। बाज़ार में हिस्सेदारी हमारी 50% की होनी चाहिए। हमारी हिस्सेदारी नॉन SUV में, अगर SUV को आप हटा दें तो करीब 65% है। लेकिन जब आप SUV के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी 43-44 उसके दरमियान आ जाती है। और उसकी वजह यह है कि SUV में हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कुछ कमज़ोर थी। अगर आप पिछले साल गुज़िश्ता जो माली साल है 22-23, उसकी जो पहली तिमाही है उसका अगर हमारा उसको अगर आप देखें, उस पर तहकीक करें तो आप पाएंगे कि पहले क्वार्टर में हमारा बाज़ार की हिस्सेदारी SUV में सिर्फ 8% थी। तो हमने उसको थोड़ा सा एनालाइज़ किया, हमने देखा कि इधर हमें अपना प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। हमने पिछले साल विटारा लॉन्च करी, फिर हमने जिमनी और फ्रॉन्क्स लॉन्च करी, अभी हमने इन्विक्टो भी हाल फिलहाल में लॉन्च किया। ब्रेज़ा को हमने दोबारा उसको बाज़ार में और उसको मजबूत किया। अब उसका जो नतीजा ये था कि जो H1 है अभी, जो रवा माली साल है 23-24, 23-24 का जो माली साल है, उसमें SUV में भी मारुति जो है नंबर 1 पोजीशन पे आई है। तो चाहे वो कीमत के लिहाज से देखें या SUV के लिहाज से देखें, हमने कोशिश की है हमेशा कि जो बाज़ार में जो भी रुझान हैं, जो भी कंज्यूमर्स चाहते हैं, जो सार्फिन जो चाहते हैं जिस तरह की गाड़ी, उसी तरह का हमने गाड़ी बना के पेश करी है। और आगे आने वाले वक्त में जो आप EV का जो आप जिक्र कर रही हैं उसमें भी हम बड़े तेज़ी से आएंगे, क्योंकि वो फ्यूचर है। पहले हम लोग बात करते थे सिर्फ माइलेज की, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस होंगे, कैसे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और फीजिबल बनाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मंच पर परिवहन मंत्री भी नितिन गडकरी जी मौजूद रहने वाले हैं। वो भी हमेशा इस मंच पर यही कहते आए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द वे फॉरवर्ड, यही है भविष्य कारों का। इसमें मारुति का क्या योगदान रहने वाला है? क्योंकि आपकी सर कंपनी की प्रेजेंस Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही है, क्योंकि आप हर सेगमेंट को केटर करते हैं, चाहे वो स्मॉल कार हो, चाहे वो SUVs हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब आपकी मार्केट में है, और यहाँ तक कि फ्यूचरिस्टिक कार्स। जब मोटो एक्सपो में जाते हैं तो आपका पवेलियन पूरा सजा नज़र आता है कॉन्सेप्ट और फ्यूचरिस्टिक कार्स से।
जी देखिए, ऐसा है कि ईवीज़ एक जनरल एक इंडस्ट्री में एक कंसेंसस है कि लॉन्ग टर्म में ईवीज़ ज़रूर एक हाई एडॉप्शन रेट होगा उसका। लेकिन जहाँ पे कंसेंसस नहीं है वो ये है कि ये कब होगा। तो द क्वेश्चन इज़ नॉट वेदर, क्वेश्चन इज़ व्हेन। और हमारा ये ऐसा हमने जो प्रोजेक्ट किया है, और ज़्यादातर जो माहरीन हैं वो ये आगे के लिए पेशगोई कर रहे हैं कि 2030 तक ईवीज़ का जो पेनिट्रेशन है वो करीब 20% के 20 से 22% के दरमियान रहेगा। मारुति सुजुकी का हमारा ये, और वो उसकी वजह ये है अभी सिर्फ 2% है ईवीज़, और उसकी वजह यह कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई है, बैटरी की जो प्राइसेस हैं वो बड़ी हाई हैं इस समय, वो कम नहीं हुई हैं। 50% जो कॉस्ट होता है ईवी का वो बैटरी का शायद होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चार्जिंग का आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया बाकी अगर जैसे आप यूरोप देखें या यूएस देखें, जापान देखें, करीब 90% लोगों के पास पार्किंग स्पेस खुद की होती है, हर रात वो एक ही जगह गाड़ी पार्क करते हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ 50% के लोगों के पास पार्किंग स्पेस है जहाँ पे वो रोज़ रात को पार्क करें गाड़ी। तो ये भी एक हमारा कॉन्स्ट्रेंट है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी एक उसका वो है कॉन्सेप्ट। दैट इज़ वाई पीपल आर प्रोजेक्टिंग दैट बाय 2030 विल हैव अबाउट 20% ऑफ द मार्केट, पीवी मार्केट एज ईवी. And when we come into the market, of course, we would like to be market leaders there as well. And I'm sure with the new vehicle which we will be launching next year, we will definitely achieve that target as well. तो ये नेक्स्ट ईयर वाला एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्या सरप्राइज है ये, किस सेगमेंट में है? जी, ये मिड एसयूवी गाड़ी है। इसमें जो बैटरी साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। एक बहुत बड़ा वजह जो ईवीज़ की पेनिट्रेशन में एक रुकावट कर रहा है वो ये कि एक रेंज एंग्जाइटी जिसको कहते हैं कंज्यूमर्स में है कि अगर मेरा बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं कितने किलोमीटर तक चल सकता हूँ, क्या होगा। उसको ओवरकम करने के लिए ये जो गाड़ी हम ला रहे हैं इसमें जो बैटरी साइज़ है वो 60 किलोवाट की है, और वो इसका मतलब ये हुआ कि वो करीब 550 किलोमीटर एक बार चार्ज करके चल सकती है। तो हमें लगता है कि इससे हमारी पोजीशन ईवी में बड़ी मजबूत होगी, और ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन मुस्तकबिल में ये ज़रूर है कि हम ईवीज़ और लाएंगे। हमारा जो प्लान है वो, हमारी जो हिकमत अमली है वो ये है कि हम 6 ईवीज़ और लाएंगे 2030 तक, 31 तक। तो इससे हमें यकीन है, उम्मीद भी है और इनफैक्ट यकीन है कि हम इसमें बाज़ार की हिस्सेदारी ईवी के मार्केट में भी अपनी अच्छी कायम कर सकेंगे। मैंने सर अक्सर देखा है कि जब बजट स्पीच आ रही होती है ना, बड़ी धुकधुकी से और टकटकी से ऑटो सेक्टर से जुड़े जितने लोग हैं ना वो बजट स्पीच सुन रहे होते हैं। कई बार मायूसी भी होती है, लेकिन ऑन कैमरा कभी ये मायूसी जाहिर नहीं होती है। कहा जाता है कि जो आया ठीक था, क्योंकि उम्मीदें तो हैं देखिए आपकी सरकार से जुड़ी हुई कि कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सपोर्ट कॉस्ट हैं, इंपोर्ट कॉस्ट हैं, वो सभी में कुछ ना कुछ फेरबदल सरकार ऐसा करे जो ऑटो सेक्टर के लिए कंड्यूसिव हो और उनकी कॉस्ट को कम करे। लेकिन कभी आपको लगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरली सपोर्ट करने में सरकार का उतना योगदान नहीं रहा है जितना आपने, आपकी कंपनी ने एक्सपेक्ट किया हो, या बाकी दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की भी अगर बात करें ओवरऑल? हम तो अभी भी कैमरा पे हैं, तो सब ठीक है, वैसे बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो हुकूमत है अभी जो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जनरल इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आप देखें एक खासी वजह ऑटोमोबाइल की जो ग्रोथ है उसकी ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो छोटे इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग है वो बहुत अच्छी रही है। तो चाहे वो टियर 2, टियर 3 टाउन्स हों या ग्रामीण इलाके हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। जैसे मैंने बताया, ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी वजह तो होती है
पूरे जो माशी जो हमारा जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो होना चाहिए। और वो हुआ है और अच्छी स्कीमें आई हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया का हो या पीएलआई की स्कीम है अभी जिसमें हम बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फेम 2 की जो स्कीम है, इन सब चीज़ों से हमें उम्मीद है कि हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जब तक ईवीज़ पूरी तरह से इनका अडॉप्शन बढ़ जाए, तब तक जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाइब्रिड की हैं, सीएनजी की हैं, जहाँ पे हमने अच्छी प्रोग्रेस करी है, उसके लिए भी कुछ सपोर्ट अगर हमें मिल सके, क्योंकि ये देखिए एमिशन के लिहाज से ये आप सपोर्ट थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी आवाज़ दूर तक जा रही है। हाँ, देखिए जैसे ईवीज़ पे जीएसटी 5% है, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे वो 43% है या 45% है। बड़ा बहुत दरमियानी जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। इस तवील जो दरमियानी फासला है, उसको हमें लगता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि कम एमिशन वाली हैं, जैसे सीएनजी है या हाइब्रिड है, अगर ये फासले को हम कम कर सकें तो 5% हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज 43-45% हैं। बीच में कोई एक रेट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हाइब्रिड और सीएनजी व्हीकल्स को भी बढ़ावा मिल सके। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल असेंबली कॉस्ट, ये मिनिमाइजेशन हमेशा एक ऑटो कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि उसी से कार की कॉस्ट डिसाइड होती है। ऐसे में ज़मीन अधिग्रहण से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारे दिक्कतें आती हैं और इसमें सरकार का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। कौन से वो राज्य हैं जहां पर आपको ये सपोर्ट मिलता है और वहां पर आप जाकर इस तरह के असेंबल यूनिट्स लगाना पसंद करते हैं? देखिए अभी तो हमने हमारे जो यूनिट्स हैं, मानेसर में है, गुड़गांव में है, हमने रोहतक में हमारा जो R&D सेंटर है, R&D यूनिट है, गुजरात में हमारे प्लांट है। अभी हाल फिलहाल में हमने खरकोड़ा में करीब 18,000 करोड़ का सरमाया करने जा रहे हैं, जिससे कि हमने जो कैपेक्स है मारुति सुजुकी का, वो सब हमारे दो सूबे हैं, गुजरात है और उसमें बाकी भी बहुत अच्छे हैं ऑटो में। आप देखिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कर्नाटका में भी बहुत अच्छा है और आगे आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में सभी सूबे इसमें अच्छा योगदान देंगे ये सफ़र में। लेकिन जहाँ तक मारुति सुजुकी इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सूबे में हो, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवरऑल कितना कैपेक्स हो रहा है। जैसे मारुति सुजुकी का मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले 8 साल में यानी 2016 से लेके 2023 में मारुति सुजुकी ने करीब 30,000 करोड़ का सरमाया किया है, निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आगे आने वाले सालों में 2024 से 2031 में 1,25,000 करोड़ का निवेश मारुति सुजुकी करेगी। ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे हिसाब से, क्योंकि आगे का जो प्रोजेक्शन है मारुति सुजुकी के लिए, जो नाजरीन ये देख रहे हैं उनकी इत्तला के लिए, मारुति सुजुकी ने ये सफ़र 40 साल में 2 मिलियन यानी 20 लाख गाड़ियों तक पहुँचे हम। 40 साल लगे हैं। अगले 2 मिलियन जो हैं वो सिर्फ अगले 6 साल में है। तो जो सफ़र हमने 40 साल में पूरा किया, वो हम अगले 6 साल में पूरा करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तेज़ी से हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल का जो है वो विकास हो रहा है। और फॉर दैट आई थिंक ऑल क्रेडिट टू गवर्नमेंट, ऑल क्रेडिट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर देयर कैपेक्स, एंड ऑल क्रेडिट टू द पीपल हु हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स कि हमें इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। सर, आपको लगता है एक कार को लेकर एस्पिरेशनल वैल्यूज चेंज हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जी बिल्कुल। देखिए ये सारा उस पे मशरूत है कि आपके मुल्क में कितना तरक्की हो रही है, हाउ मच इज़ योर नेशन प्रोग्रेसिंग। And I think if you look at the GDP per capita, which was about $500 in about 1990 or so, it's about $3,000 now, almost slightly less. So there is a huge change in the attitude as well. तो वो जो नज़रियाती जो तब्दीली आती है इस सफ़र में, वो हमने ऑटो के उसमें भी देखी है। पहले जैसे आपने शुरुआत में फरमाया था कि एक फंक्शनैलिटी की वजह से लोग गाड़ी लेते थे, लेकिन अब जो है एक एस्पिरेशनल एलिमेंट भी है, ख़ासकर जो हमारे जो नौजवान हैं और जो हमारे बाकी जो न्यू सेगमेंट्स इमर्ज कर रहे हैं, तो इसमें एक एस्पिरेशन लेवल भी आ चुका है।
मैं ये जानना चाह रही थी सर, और ये बहुत वक्त से, क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ कार लॉन्च हो रही हो पूछना अच्छा नहीं लगता है, आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं पूछती हूँ आपसे, जब कोई कार लॉन्च होती है उसका पैमाना सेल्स फिगर्स होती हैं, क्या ये किसी बॉलीवुड फिल्म के बॉक्स ऑफिस पैमाने की तरह होता है कि अचानक वो कार आई और जो आपकी एस्पिरेशंस थी, जो आपने सोचा था उस कार के बारे में, वो मीट नहीं कर पाई, ना वो सेल्स टारगेट मीट कर पा रही, ना वो आपके दूसरे टारगेट्स मीट कर पा रही है। ऐसे में जैसा अफसोस उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को होता है, क्या कार कंपनी को भी होता है? बिल्कुल। देखिए, कार कंपनी में एक कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं, उसमें लॉन्च जो उसका डेवलपमेंट है वो करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए का होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें जो आपने की उम्मीद थी, एक जो आपको रिटर्न मिलेगा, अगर वो नहीं मिलता है तो मायूसी तो लाजमी भी है, और मायूसी इट्स ऑब्वियस, मतलब ये जाहिर सी ऐसा बात किस है। कार के साथ हुआ है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, एक जो आपने बॉलीवुड और का जो जिक्र किया उसमें एक थोड़ा सा एक फ़र्क है। बॉलीवुड में क्या होता है कि पहले हफ्ते का जो कलेक्शन होता है उसको बहुत अहम मानते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ वक्त लगता है डेवलप में। वैगन आर का एग्जांपल दूंगा। जब वैगन आर लॉन्च हुई थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका। काफ़ी हमने उसमें मार्केटिंग की, वो करी, पुश किया, कुछ सालों बाद अच्छा परफॉर्म किया, और आज की डेट में अगर आप देखें गुज़िश्ता 2 साल में ये जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में वैगन आर ही सर फहरिस्त है। इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सो इट टेक सम टाइम। तो हाँ, ये तो बहुत खुशी होती है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है कोई भी नई गाड़ी का। और कई गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आप ओवरऑल वॉल्यूम्स नहीं, आप उसको एक ब्रांड पोजीशनिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हो। आप एग्जाम्पल के साथ साथ जैसे जिमनी है हमारी, वॉल्यूम वो एक्चुअली एक नीश प्रोडक्ट है। एक लिमिटेड तबका है जो उसको खरीदेगा। वो एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो हमारे लिए बहुत अहम है। तो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे एक नीश सेगमेंट के लिए आप लॉन्च करते हैं, उसका जो रब ऑफ होता है ब्रांड बाकी ब्रांड पे आपकी, वो काफ़ी मुस्बत होता है, पॉजिटिव होता है, एंड दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जब कार फेज आउट होती है, इट्स नीड ऑफ द आवर, या फिर उस कार को फेज आउट करना कंपनी की बेहतरी के लिए और आने वाले वक्त के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है? जी, दोनों चीज़ें हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लाइक एस्टीम का मैं एग्जांपल दूंगी। हाँ, जैसे स्टीम है या मारुति 800 का आप ले लीजिए। वहाँ पे क्या है कि कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि जो ओरिजिनल जो डिज़ाइन है वो सारे रेगुलेटरी में जो तब्दीलियाँ आई हैं रेगुलेशंस में, उसको वो पूरी कर सकें। एक तो वो वजह होती है। दूसरी होती है कि मार्केट में ही बदलाव आ गया हो। तो मार्केट जब बदलता है तो फिर आप उसको हटाए। कई बार ऐसा होता है आप नई गाड़ी लेके आते हैं जो बेहतर होती है, और आपको लगता है कि उस सेगमेंट में आप पुरानी गाड़ी को निकाल के नई गाड़ी ला सकते हैं। जैसे हमने एस्टीम को हटा के हमारी एक SX4 गाड़ी थी उसको लेके आए थे, और बेलिनो थी एक हमारी जिस 3 जो सेडान थी वो लेके आए, और फिर अब हम सियाज लेके आए हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।